26 जनवरी, ये तो सब जानते हैं। 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। लेकिन क्या ब्रिटिश ने हमें यूं ही आज़ादी दे दी थी? और क्या हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से लागू करने दिया गया? नहीं, ये सब इतना आसान नहीं था। यह कहानी 1950 से नहीं बल्कि 1930 से भी पहले शुरू होती है, जब अंग्रेजों ने फ्रीडम के नाम पर भारत को एक बहुत बड़ा डिसेप्शन दिया। अंग्रेजों का कहना था इंडिया विल गेट फ्रीडम, लेकिन वो फ्रीडम कुछ कंडीशंस के साथ होगी। उनकी फ्रीडम का मतलब था डोमिनियन स्टेटस, यानी फ्रीडम तो मिलेगी लेकिन पूरी तरह नहीं, हाफ फ्रीडम, मतलब मेन कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश होगा और देश का सुप्रीम हेड अब भी एक अंग्रेज ही होगा। ब्रिटिश आर्मी भारत में बनी रहेगी, जिससे देश कभी पूरी फ्रीडम महसूस ही नहीं कर पाएगा। फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों के कंट्रोल में होगी। किस कंट्री से ट्रेड करना है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, सब कुछ उनके हाथ में होगा। देश की इकोनॉमी पर ब्रिटिश कंपनीज का राज होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ उन्हीं की होंगी। किंग ही सुप्रीम अथॉरिटी होगा। भारत में भले ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाए, लेकिन डिसीजंस वही माने जाएंगे जो ब्रिटिश किंग के इंटरेस्ट में हों। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि जो प्लान अंग्रेज बना रहे थे, वो प्लान सिर्फ अंग्रेजों का नहीं था। इस प्लान को इंडिया के कुछ बड़े और सीनियर लीडर्स भी सही मान रहे थे। उनका तर्क साफ था, ब्रिटिश एम्पायर बहुत पावरफुल है। उनकी सेना, उनकी इकोनॉमी, उनका सिस्टम सब हमसे अधिक स्ट्रांग है। इसलिए पहले डोमिनियन स्टेटस यानी आधी आज़ादी ले लो, फिर धीरे धीरे उसी सिस्टम के भीतर रहकर पूरी आज़ादी मांग लेंगे। इस सोच के सबसे बड़े चेहरों में मोतीलाल नेहरू जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर्स शामिल थे। उनका मानना था कि अगर ब्रिटिश सिस्टम के अंडर थोड़ी पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के जरिए अंग्रेजों को मजबूर किया जा सकता है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट इसी सोच का नतीजा थी, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार पूरी आज़ादी नहीं बल्कि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग की। इस पूरी आइडियोलॉजी पर गोपाल कृष्णा गोखले जैसे मॉडरेट लीडर्स का भी गहरा असर था। उनका मानना था लड़ाई से ज्यादा बातचीत, रिफॉर्म और नेगोशिएशन के जरिए आज़ादी मिल सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक तेज मोड़ लिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और देश के हजारों जवानों का सवाल सीधा और साफ। उनका कहना था आधी आज़ादी एक नया जाल होगी, जो ताकत आधी मिलेगी वह कभी पूरी नहीं होगी। ये युवा नेता जानते थे, अगर एक बार आधी आज़ादी एक्सेप्ट कर ली गई तो आने वाली पीढ़ियां उसी आधी ताकत के साथ जीने को मजबूर हो जाएंगी। इसी बीच महात्मा गांधी का रोल सबसे इंटरेस्टिंग था। शुरुआत में वो एक्सट्रीम डिमांड के पक्ष में नहीं थे, वो प्रैक्टिकल थे। उनका मानना था जब तक पूरा देश मेंटली रेडी ना हो तब तक पूरी आज़ादी की मांग मूवमेंट को कमजोर कर सकती है। लेकिन जब साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं रखा गया, जब लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हुए और जब पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा, तब गांधी जी ने भी मान लिया अब आधी आज़ादी का समय समाप्त हो चुका है। 1929 लाहौर सेशन, यहीं कांग्रेस ने अपनी पुरानी सोच तोड़ दी। डोमिनियन स्टेटस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया और एक नया शब्द इतिहास में दर्ज हुआ, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 बिना अंग्रेजों की इजाजत के भारत ने अपना इंडिपेंडेंस डे मना लिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक चैलेंज था। मानो भारत कह रहा हो, हम तुमसे आधी ताकत नहीं मांग रहे, हम पूरी ताकत चाहते हैं। 1930 में मांगी गई पूरी आज़ादी का जवाब इतिहास ने देना शुरू किया, लेकिन ये जवाब एक दिन में नहीं आया। 1930 के बाद भारत ने सिर्फ मांग नहीं रखी, भारत ने लड़ना शुरू किया। ब्रिटिश लॉज तोड़ने की कसम खाई गई, टैक्स देना बंद किया गया, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, सरकारी हुक्म मानने से इनकार कर दिया गया। 1930 डैंडी मार्च, नमक जैसे छोटे से कानून को तोड़कर ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी अथॉरिटी को सीधी चुनौती दी गई, हजारों लोग जेल भेजे गए। 1931 से 1939 तक कभी समझौते हुए, कभी आंदोलन, कभी गिरफ्तारी। लेकिन अब एक बात साफ थी, भारत आधी ताकत पर राज्य नहीं होने वाला था। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी का सबसे बड़ा दांव, सीधा संदेश, अंग्रेज भारत छोड़ो। पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में डाल दी गई, देश बिना नेताओं के सड़कों पर उतर आया। रेल पेट्रियन टूटिंग, सरकारी दफ्तर जले। ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार लगा भारत उनके हाथ से फिसल रहा है। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर से लड़ाई छेड़ चुके थे। इंडियन नेशनल आर्मी के जरिए ब्रिटिश आर्मी को सीधी चुनौती दी गई। इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा था। ब्रिटिश फौज में मौजूद इंडियन सैनिक का भरोसा डगमगाने लगा। 1945 के बाद ब्रिटेन खुद कमजोर हो चुका था। वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस और भारत का लगातार दबाव सब मिलकर ब्रिटिश सरकार को झुका चुके थे। 15 अगस्त 1948 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी अधूरी थी। अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ब्रिटिश लॉज अभी भी लागू थे।
गवर्नर जनरल का पद मौजूद था। ब्रिटिश किंग अब भी सिंबॉलिक हेड था, असल लड़ाई अभी बाकी थी। रो लिखने की 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिनिधि चुने गए ताकि नया भारत अपना रास्ता खुद तय करे। 1947 के बाद काम और तेज हो गया। B.R. अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनके सामने सवाल साफ था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जो सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की ताकत बने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक देश की कॉपी नहीं था। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 से ज्यादा सेशंस, हर क्लॉज पर बहस, हर लाइन पर सवाल। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, लेकिन लागू नहीं किया गया क्योंकि एक ऐसी तारीख चाहिए थी जो सिर्फ कानून नहीं पूरे स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करे। इसलिए 26 जनवरी चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारत ने पूरी आजादी का सपना देखा था। 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ, ब्रिटिश किंग का नाम हटाया गया और भारत बना एक संपूर्ण रिपब्लिक। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस सफर का अंत है जो आधी आजादी से शुरू हुआ और पूरी ताकत पर खत्म हुआ।